Hello, my dear students. Welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely great. Right? आज करने वाले हैं poem I Cannot Remember My Mother, written by Rabindranath Tagore. Explanation is already done. You have read the poem. You know what is there in the poem. But as this is a one short series, this is one short video, so we are going to cover every exercise activity related to this particular poem. Right? I cannot remember my mother. मुझे अपनी माँ याद नहीं आ रही, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपनी माँ याद ही नहीं है, लेकिन वो फील कर पा रहे हैं, है ना। तो वही पढ़ने वाले हैं इस पोएम में। बहुत बहुत सुंदर सी पोएम है माँ के बारे में। देखो, सॉरी थोड़ा सा इग्नोर करना आज। आई एम सफरिंग विद कोल्ड एंड माइल्ड फीवर, बट या आई एम हियर फॉर यू, सो प्लीज अवॉइड माई, है ना। चलो, बी सीरियस टुवर्ड्स द स्टडी, है ना। पढ़ाई के टाइम पे मजाक नहीं भाई। चलो, सो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर इज सेइंग कि मुझे मेरी मदर याद नहीं आ रही है ना। तो मतलब ये तो हम समझ पा रहे हैं दैट ही इज ऑलरेडी लॉस्ट हिज मदर, है ना। बट अगर हम माँ के बारे में बात करें तो वो कितना प्यारा सा वर्ड है, इसको सुन के ही सुकून मिल जाता है। माँ जैसा दूसरा कोई दुनिया में होता ही नहीं है ना। माँ, I don't know about happiness, but whenever you feel sad, whenever you think the things are going wrong, the first name, the first image comes in our mind is mother always, है ना। तो एक पर्सनालिटी हमारी लाइफ में ऐसी होती है जहाँ हम 100% श्योर होते हैं कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, वो हमारे साथ होंगी, है ना। बट डजंट मीन कि आप लाइक मैं ये कह रही हूँ कि माँ सबसे अच्छी होती है, पापा नहीं होते हैं। ऑब्वियसली पापा जैसा भी दूसरा कोई नहीं होता है। पापा वो होते हैं जो दिखाते नहीं हैं लेकिन हर जगह खड़े होते हैं। अगर उनकी जेब में कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, बेटा तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, है ना। तो मम्मी और पापा ये ऐसे पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ के जिनके ऊपर हमारी पूरी लाइफ टिकी होती है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, है ना। ट्राई टू डू समथिंग स्पेशल फॉर देम। और ये मदर्स डे, फादर्स डे, ये तो चौंचले हैं। एवरी डे इज़ मदर्स डे, एवरी डे इज़ फादर्स डे। डेली कुछ ऐसा करो, और कुछ स्पेशल करो या मत करो, सिर्फ इतना करो कि उनको कभी अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि उनको आप कोई कभी हर्ट नहीं करो, उनको कोई बात ऐसी नहीं कहो। कई बार गुस्से में निकल जाती है, सो ट्राई टू अपोलोजाइज, है ना। कंट्रोल योर गुस्सा, पहली बात तो, है ना। योर एंगर इज़ ऑलवेज हार्मफुल फॉर यू। सो आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत भयानक वाला होता है ना। तो चलो अब हम अपनी पोएम पढ़ेंगे, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हियर ही इज, यू कैन सी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, let's read a short introduction of Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मैं आके बोलूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर और आप मतलब एक कुछ ऐसा लगे कि ये कोई नया नाम हमारे सामने है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई जानता है उनको। ग्रेट पर्सनैलिटी ही वॉज। सो रविंद्रनाथ टैगोर born in 1861 and died in 1941, was a renowned Indian poet, writer, philosopher and social reformer. पोइट भी थे, राइटर भी थे, फिलोसोफर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। कौन होते हैं सोशल रिफॉर्मर? जो सोशलिस्ट होते हैं, समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, है ना, समाज सुधारक, राइट। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। पहले एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, किसके लिए? जो उनकी पोएम कलेक्शन था गीतांजलि। टैगोर मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट एंड एजुकेशन. He composed India's national anthem,
जन गण मन, which everyone sing, सब गाते हैं इसको, है ना. This is the pride of our India and also inspired the national anthem of Bangladesh. His writings reflect themes of nature, humanity, love and spirituality, making him one of the greatest literary figures in the world. अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी रहे हैं, है ना. जो ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि जिनको एक स्पेशल मतलब मैं आपके सामने बताऊं कि येस हियर ही इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. सबको पता है, आई होप आपको भी पता है, बच्चा बच्चा जानता है उनको. जन गण मन जिसको हम डेली गाते हैं और बहुत दिल से गाते हैं, वो उन्होंने ही हमें दिया है ना. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को. Let's have a short summary of the poem. The poem I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore is a touching and emotional poem about a child's love for his mother. एक बच्चे का अपनी माँ के लिए जो प्यार है वो इस पोएम में हम देखेंगे. The poet always says that he cannot clearly remember his mother because he lost her at a very young age. Clearly वो पिक्चर नहीं है माइंड में क्योंकि बहुत पहले वो उनको खो चुके हैं, है ना. Although her face has faded from his memory, her love and affection still remain alive in his heart. हाँ, उनकी जो मेमोरी है, जो उनकी मेमोरी से जो मदर का फेस है वो फेड हो गया है, बट उनका जो प्यार है, जो स्नेह है, जो यादें हैं, वो आज भी उनके दिलों में सब लाइक पोएट के दिल में जिंदा है, राइट. चलिए. The poet feels his mother's presence through nature. Rainy evenings, stars in the sky, soft songs and peaceful moments remind him of her care and warmth. Poet नेचर में अपनी मदर की प्रेजेंस देखते हैं. शाम को बारिश होना, आसमान में बादलों का चमकना, जो मीठे मीठे सॉन्ग्स हैं और जितने भी पीसफुल मोमेंट्स हैं वो उनको अपनी मदर की जो केयर थी, जो उनकी मदर उनकी केयर करती थी, जो प्यार था, जो वार्मथ थी, जो अफेक्शन था, उसकी याद दिलाता है. These natural things bring back sweet memories and make him feel close to her. जितने भी ये मोमेंट हैं ये उन यादों को ताज़ा कर देते हैं, है ना, और ऐसा लगता है कि उनकी माँ उनके पास ही है. The poem beautifully expresses the deep emotional bond between a mother and a child. जो पोएम है वो एक माँ और बच्चे के बीच का जो प्यारा सा इमोशनल सा एक बॉन्ड होता है वो हमें दिखाती है. The poem also highlights the power of memories and emotions. Memories, यादें और हमारी जो फीलिंग्स है उनकी जो पावर होती है वो भी ये पोएम हमें दिखाती है. It shows that true love never disappears even after death or separation. सच्चा जो प्यार होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे दुनिया से इंसान चला ही क्यों ना जाए. The tone of the poem is soft, nostalgic and emotional. Now what is nostalgic? क्या होता है बेटा? याद, जो हमारी यादें होती हैं, है ना, and emotional. Through simple and beautiful language, the poet conveys that a mother's love is eternal and continues to guide and comfort her child forever. मदर का प्यार बिल्कुल प्योर होता है और हमेशा अपने बच्चे के साथ रहता है, राइट. चलिए अब हम अपनी पोएम को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ. So first we have this activity. Why this activity is here? Because by doing this activity we'll get familiar to some words, ठीक है, which the poet has used in the poem. That will be a simple way to understand the poem, right? Work in pairs, discuss the memories from your childhood that you remember, list them and share with your classmates and teacher. That is your work.
Discuss how children's relationship with their mother can influence their emotions and memories. ये भी क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. हम मेरे साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट्स के थ्रू लिख के बता सकते हो, ठीक है. नाउ मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द मीनिंग इन कॉलम 2. नाउ these are the words and here we have their meaning and we have to match them. राइट. ये पहले एक्टिविटी क्यों है, बाद में पोएम क्यों है? क्योंकि बाय डूइंग दिस एक्टिविटी विल बी अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स हमारी पोएम में यूज हुए हैं. जब हमें इनका मीनिंग अच्छे से आ जाएगा तो हम इजीली पोएम को समझ पाएंगे. राइट. सो हावो, व्हाट डू यू मीन बाय हावो? Sing a tune with your lips closed. Type of flower. Look steadily for a long time. Rituals conducted in a temple. Linger or remain near a place. A small bed for a baby. So it will be 5, है ना? ये हमारा रहेगा. लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस, एक ही जगह पर मंडराते रहना, एक ही जगह पर घूमते रहना, एक ही जगह पर बने रहना. दैट इज हाउ. ओके. हम, व्हाट इज हम? हमिंग, ठीक है, बिना कुछ बोले सिर्फ गुनगुनाना. व्हाट इज दैट? सिंग अ ट्यून विद योर लिप्स क्लोज्ड. ओके, दैट इज हम. नाउ क्रेडल. व्हाट इज क्रेडल? अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी. बच्चों के लिए जो छोटा सा बेड होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडल. श्यूली. श्यूली क्या है? श्यूली एक फ्लावर है. कोरल जैस्मिन, है ना. श्यूली क्या है? एक फ्लावर है. ओके. मॉर्निंग सर्विस. मॉर्निंग सर्विस क्या है? रिचुअल कंडक्टेड इन अ टेम्पल. रिचुअल कंडक्टेड इन अ टेम्पल. गेज. लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको हम कह सकते हैं घूरना. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी को कंटिन्यू, हम कितनी देर तक किसी को कंटिन्यू देख सकते हैं? कि जिसको भी पता है ना कमेंट करना. मतलब इट्स नॉट अबाउट द एबिलिटी कि आप कितनी देर तक देख पा रहे हो. नहीं नहीं नहीं, इट्स अबाउट द लीगल पर्पस कि आप किसी को अगर कितनी सेकंड्स की मैं बात कर रही हूँ, कितनी सेकंड तक आप किसी को देख सकते हो. और उससे ज्यादा अगर आप किसी की तरफ देख सकते हो, दैट शी और ही हैज द राइट to take an action against you. Legally I'm talking, right? तो वो आप मुझे बताओ कि कितने सेकंड्स तक हम किसी को गेज कर सकते हैं, है ना. इंटरेस्टिंग काम. तो look steadily for a long time. Okay. Now hover, linger or remain near a place. Hum. Sing a tune with your lips closed. Cradle a small bed for a baby. Shivli, a type of flower which is coral jasmine. Morning service, rituals conducted in a temple. Gaze, look steadily for a long time, जिसको हम stare भी कहते हैं, है ना. So this exercise has been done now. You are aware about the meanings of these words. Now let's get started with the poem. I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. The tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. क्या होता है cradle? अभी हमने पढ़ा. क्या होता है cradle? क्या होता है cradle? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पालना, है ना. Small bed, है ना. Small bed फॉर अ बेबी. अभी पढ़ा ना हमने, ठीक है. चलो, तो आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर. मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूं. सिर्फ कभी कभी जब मैं खेल रहा होता हूं तो बीच में ऐसा लगता है कोई ट्यून है टू हावर ओवर. हावर हमने क्या पढ़ा है अभी? हावर का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है? कि एक ही जगह पर वहीं मंडराते रहना, है ना. एक ट्यून है जो वहीं पर घूम रही है. ओवर माई प्ले थिंग्स, मेरे जो टॉयज हैं उनके आसपास ऐसा लगता है कोई धुन मंडरा रही है. द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल. वही ट्यून जो वो गुनगुनाया करती थी जब वो मुझे पालना झुलाया करती थी.
फाइन। तो क्या कहना चाहते हैं पोएट यहाँ पर कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ कभी कभी खेलते हुए बीच में ऐसा लगता है जैसे मेरे खिलौनों के आसपास कोई धुन गुनगुना रहा है, सेम वही धुन जो मेरी माँ मुझे पालना झुलाते हुए गुनगुनाया करती थी। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैरा। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the shiuli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब सुबह, कब सुबह, ऑटम का जो सीजन है, ऑटम सीजन कौन सा होता है बेटा? व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स, है ना, ट्रीज शेड देयर लीव्स एंड ड्यूरिंग दैट स्प्रिंग सीजन दैट न्यू ट्विग्स एंड लीव्स स्प्राउट्स, राइट। सो जब ऑटम की मॉर्निंग में सुबह सुबह शिउली फ्लावर्स की जो सुगंध है, शिउली जो फूल हमने अभी पीछे पढ़ा, शिउली का मीनिंग है ना, ये एक फ्लावर है, उस फूल की जो सुगंध हवा में तैर रही होती है, और द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस, और सुबह सुबह मंदिर में जो धूप की जो सेंट की जो खुशबू आ रही होती है, कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, वो मुझ तक आती है जैसे कि मेरी माँ की सुगंध हो। ठीक है, तो इस पैरा में क्या कह रहे हैं पोएट कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऑटम की सुबह जब शिउली फूलों की जो खुशबू है वो हवा में तैर रही होती है, और मंदिर में जो पूजा की जो खुशबू है वो हवा में तैर रही होती है और वो मुझसे मिलने आती है, तो ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ की सुगंध है। मतलब वो हवा, वो महकती हुई हवा जब पोएट तक आती है तो उनको लगता है कि उनकी माँ उनसे मिलने आई है, उस सुगंध में वो अपनी माँ की सुगंध को ढूंढ रहे हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट पैरा। I cannot remember my mother. Only when, from my bedroom window, I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ओनली फ्रॉम माई बेडरूम विंडो, जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से क्या करता हूं, अपनी नजर को भेजता हूं, कहां? दूर नीले आसमान में। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टिलनेस है, वो जो एक ग्रेट पायस जो स्टिलनेस है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वहां से मेरी माँ मुझे देख रही है, कॉन्टिन्यूसली वो मुझे देखे जा रही है, और उनका जो देखना है वो क्या हो रहा है, ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, वो जो नज़र है उनकी, वो ऐसा लगता है जैसे पूरे आसमान में वो गेज फैली हुई है, मतलब हर तरफ से वो बस मुझे ही देख रही है। ओके, फिर से देखते हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ जब मैं अपनी बेडरूम की विंडो से अपनी नज़र को बाहर भेजता हूँ और दूर आसमान की तरफ नज़र लेके जाता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ, मतलब वो एक स्टिलनेस है, और वो आसमान जो मुझे देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर की वो गेज ही है, जो मतलब मेरी मदर मुझे वहाँ से कॉन्टिन्यूसली देख रही है, और उनकी गेज ही पूरे आसमान पे फैली हुई है। मतलब आसमान में कहीं में नज़र घुमाओ, ऐसा लगता है कि वो वहाँ से मुझे देख रही है। फाइन, okay, so we have only 3 paras of the poem. Okay, I hope this is clear. एक बार शुरू से देखते हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी खेलते हुए बीच में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे खिलौनों के आसपास कोई धुन मंडरा रही है, सेम वही धुन जो मेरी माँ मुझे सुलाते हुए, मुझे पालना झुलाते हुए गुनगुनाया करती थी।
मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑटम सीजन में सुबह सुबह जब श्यूली फ्लावर की सुगंध हवा में तैर रही होती है और साथ में मंदिर में जो पूजा है जो उसकी खुशबू आ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ की खुशबू है। जैसे मेरी माँ से सुगंध आती थी, सेम सुगंध मुझे आती है। तो वो उस खुशबू में अपनी माँ की सुगंध को ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि वो खुशबू उन तक पहुँचती है तो उनकी माँ उनकी तरफ आती है उनसे मिलने। मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ जब मैं अपने कमरे की खिड़की से दूर आसमान को देखता हूँ तो जो वो स्टिलनेस जो फैली हुई है चारों तरफ, ऐसा लगता है हर तरफ से मेरी माँ मुझे ही देख रही है। सो दिस वे ही एक्सप्रेस्ड his feeling towards his mother, and the affection, the love, the warmth we can feel through the poem. That's why I say it is really a very beautiful poem. चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएटिक डिवाइस, रिपीटेशन किसका है? आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर। हर पैरे के स्टार्टिंग में यही लाइन है, तो ऑल ओवर द पोएम की अगर हम बात करें तो ये लाइन रिपीट हुई है, तो रिपीटेशन बनता है। ठीक है, पैरा वाइज नहीं, पोएम वाइज। इमेजरी, पोएट ने अलग अलग चीज़ों के थ्रू इमेजिन किया है कि उनकी मदर उनको वहाँ से देख रही है, हवा के थ्रू उनकी माँ की सुगंध आ रही है, खिलौनों के आसपास वो जो धुन मंडरा रही है, कौन सी, जो वो मेरी माँ गाया करती थी, तो मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं। तो आई ऑलवेज से वेयर देयर इज इमेजिनेशन देयर इज इमेजरी। ओके, इमेजरी। नाउ मेटाफोर, व्हाट इज मेटाफोर? जब आप डायरेक्ट कंपेयर करते हो चीज़ों को, तो यहाँ पे भी तो क्या है कि उनकी माँ की जो प्रेजेंस है, उन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स के थ्रू उस प्रेजेंस को फील किया है। जैसे श्यूली फ्लावर्स की स्मेल मतलब उनकी मदर की स्मेल, है ना। तो इस तरह से जब उन्होंने चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर किया है। नाउ सिम्बॉलिज्म क्या है? सर्टेन ऑब्जेक्ट सिम्बलाइज द मदर्स लव एंड प्रेजेंस, जैसे श्यूली फ्लावर्स की सुगंध, स्टिलनेस ऑफ ब्लू स्काई, सेंट ऑफ टेम्पल ड्यूरिंग द मॉर्निंग सर्विस, तो उनको एज अ सिंबल उन्होंने यूज किया है। दिस वे द सम पोएटिक डिवाइस आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। नाउ fill in the blanks with appropriate words. Stanza 1, stanza 2, stanza 3, 3 stanza है पोएम में हमारे पास, और stanza वाइज ये एक्सरसाइज दी गई है। The poet remembers his mother while he, क्या कर रहे हैं पोएट? क्या करते हुए अपनी मदर को याद करें? जब फर्स्ट पैरा, जैसे स्टेंजा 1 की बात हुई है ना, देखो हर जगह वो अपनी मदर को ही याद कर रहे हैं, लेकिन स्टेंजा 1 में वो कब याद कर रहे हैं? वो कहते हैं कि खेलते हुए, जब मैं खेल रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई गुनगुना रहा है, और ऐसे ही गुनगुना रहे जैसे मेरी मदर गुनगुनाती थी मुझे पालना झुलाते हुए। तो यहाँ पे जब वो खेल रहे हैं तो उस टाइम पे वो याद कर रहे हैं अपनी मदर को। द पोएट रिमेंबर्स क्या? द हम बट नॉट द सॉन्ग, मतलब उनको वो हमिंग याद है कि वो गुनगुनाया करती थी, सॉन्ग उनको याद नहीं है। सेटिंग क्या है? सेटिंग यहाँ पे इंडोर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खेल रहे हैं अपने खिलौनों से, तो अंदर ही खेल रहे होंगे। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द स्टैंजा 2 में क्या कहा गया है कि अर्ली ऑटम मॉर्निंग, है ना, हमने पढ़ा अर्ली ऑटम मॉर्निंग, तो कौन से सीजन की बात हुई है? ऑटम सीजन की बात हुई है। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर बाय द स्मेल ऑफ श्यूली फ्लावर्स। सेटिंग कैसी है? आउटडोर है ना। ओके, द पोएट फील्स दैट हिज मदर डैश एट हिम फ्रॉम द डैश, कहाँ से देख रही है? ऊपर दूर आसमान से देख रही है, तो शी इज गेजिंग एट हिम फ्रॉम द स्काई। सेटिंग कैसी है? इंडोर है। क्यों? क्योंकि वो अपने कमरे की खिड़की से ही देख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर देखो आउटडोर में कंफ्यूज मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि पोएट कमरे के अंदर ही है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बेडरूम की खिड़की से देखता हूँ, तो वो मतलब वो बाहर की बातें कर रहे हैं, बट वेयर द पोएट इज, ही इज इनसाइड द रूम। ओके, दैट्स व्हाई इट विल बी इंडोर, राइट? Now the next one is the senses of olfactory, auditory and visual are 3 of the 5 basic senses in humans. Give examples of references to sense from the poem. Complete the table given below. देखो imagery
कि अगर मैं बात करूँ तो इमेजरी में मैंने आप 5 सेंसेस की बात की, और 5 सेंसेस का सभी को पता है ना, कौन कौन सी होती है 5 सेंसेस, सभी को पता है। तो यहाँ पे 3 सेंसेस की बात हुई है, ऑफ ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी एंड विजुअल। हमें बताना है कि कहाँ पर कौन सी सेंसेस का यूज हुआ है, कौन से स्टैंजा में है। सो स्टैंजा, I send my eyes into the blue of the distant sky, कौन से पैरा की लाइन है ये, 3rd स्टैंजा की लाइन है। और यहाँ पर कौन सी सेंस का यूज हुआ है, विजुअल, क्योंकि वो बात क्या कर रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ तो वहां से मुझे घूर रही होती है ना, घूर मतलब कॉन्स्टेंटली देख रही है। ओके, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल, कौन से स्टैंजा की लाइन है, 1st स्टैंजा की लाइन है। यहाँ पर किस सेंस की बात हुई है, ऑडिटरी की बात हुई है। क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं वो धुन जो उनकी माँ गुनगुनाती थी। ओके, है यहाँ पर क्या, ये सारा सब कुछ इमेजरी है। मैंने आपको बताया इमेजरी कितनी तरह की होती है, इमेजरी 5 टाइप की होती है। 3 आर गिवन हियर, 1, 2 एंड 3, रेस्ट 2 बता दो मुझे कमेंट में फटाफट से, है ना। नाउ द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, क्या कर रहे हैं, स्मेल, स्मेल कहाँ की बात हो रही है, ऑफ ऑल्फैक्टरी, है ना। तो 2nd स्टैंजा की लाइन है और यहाँ पे सेंस यूज हुई है ऑल्फैक्टरी, राइट। सो दिस वे वी हैव डन द एक्सरसाइज। नाउ रीड द पोएम साइलेंटली वंस अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अब दोबारा से पोएम पढ़ो और फिर इनको फिल करो, ठीक है। 2 examples of alliteration from the poem, कौन कौन से, some song and flowers float, some song and flowers float। इसके अलावा और भी मैं आपको बता रही हूँ alliteration है, वो आप देखोगे कि alliteration कहाँ पर यूज हुआ है इसके अलावा, है ना। तो some song due to the appearance of S and flowers float में due to the appearance of F, क्या आया है हमारा, alliteration, ठीक है बेटा, फाइन। ओके, नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है, बताओ जरा, ओनोमेटोपिया क्या है। मैंने बताया भी था, जितना भयंकर नाम है उतना आसान क्या है, ये पोएटिक डिवाइस है ना। पोएटिक डिवाइस है जो किससे रिलेटेड है, जो साउंड से रिलेटेड है, किसी भी तरह के साउंड को जो इमिटेट करता है, दैट इज ओनोमेटोपिया। तो हम क्या है, हमिंग, है ना, कि साउंड की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ओनोमेटोपिया का क्या हो जाएगा, हम। ओके, द पोएम यूजेस इमेजरी एक्सटेंसिवली, एक्सप्लेन, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी। द पोएम यूजेस रिच इमेजरी टू एक्सप्रेस द चाइल्ड्स फीलिंग फॉर हिज मदर। पूरी पोएम में इमेजरी है, कहीं पर वो सुन रहे हैं, कहीं पर वो देख रहे हैं, कहीं पर वो सूंघ रहे हैं। मैंने आपको बोला है कि 3 यहाँ पर यूज हुई हैं सेंसेस, इसके अलावा कौन सी 2 सेंसेस हैं वो आप मुझे लिख के बताओगे, है ना। द पोएम यूजेस रिच इमेजरी टू एक्सप्रेस द चाइल्ड्स फीलिंग फॉर हिज मदर। द पोएट डिस्क्राइब्स द फ्रेग्रेंस ऑफ श्यूली फ्लावर्स, द साउंड ऑफ हमिंग ऑफ हिज मदर एंड द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। These images create vivid pictures in the reader's mind and help them to experience the child emotion. देखो इमेजरी क्या है, जहाँ पर इमेजिनेशन है। जब हम पोएम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा दूर आसमान में ऐसा लग रहा था चारों तरफ से जैसे उनकी मदर उनको देख रही है, तो क्या आपने इमेजिन नहीं किया, वो इमेजिनेशन अपने आप हो जाती है कि मंदिर है, मंदिर में पूजा हो रही है, शिवली फ्लावर्स हैं, उनकी खुशबू हवा में तैर रही है, वो धूप की सुगंध आ रही है, तो उनको लग रहा है उनकी माँ की सुगंध है। क्या आपने वो इमेजिन नहीं किया, तो इमेजिनेशन ही तो इमेजरी है ना। सो दीज इमेजेस क्रिएट विविड पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड एंड हेल्प देम एक्सपीरियंस द चाइल्ड इमोशन. Through them, the child feels that his mother is still near him. Even though he cannot remember her clearly, the sights, sounds and smells of the nature become reminders of her love and presence. हालांकि उनको चेहरा याद नहीं है, वो थोड़ा सा फेड है, ठीक है, थोड़ा सा फेडेड है, बट उनको वो चीज़ें याद है कि जैसे उनकी स्मेल उनको याद है, उनका गुनगुनाना उनको याद है ना। तो इस तरह से इमेजरी को यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को फील कराया है अबाउट द इमोशंस ऑफ द पोएट, राइट। Now the next one is, although the poem does not have a rhyme scheme, it is enjoyable because. Why?
राइम स्कीम नहीं है, सिंपली फ्री वर्ड्स में पोएम लिखी गई है, लेकिन फिर भी हमने इसको एंजॉय करके पढ़ा है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स डीप इमोशंस, ब्यूटीफुल इमेजरी एंड म्यूजिकल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। जब हम पोएम पढ़ रहे होते हैं तब राइम स्कीम की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, वो इमोशंस, वो इमेजिनेशन वहीं पर रह गए हम लोग, है ना। तो इसलिए पोएम को पढ़ने में अच्छा लगा। What is the tone of the poet? Why do you say so? पोइट की टोन क्या है? पोइट की टोन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कैसी है, नॉस्टैल्जिक है, काम है, अफेक्शनेट है। ओके, द पोइट रिकॉल्स हिज मदर विद टेंडरनेस एंड क्वाइट लॉन्गिंग यूजिंग जेंटल सेंसरी इमेजेस रादर देन एक्सप्रेशंस ऑफ सोरो और ग्रीफ। वो दुख से याद नहीं कर रहे अपनी मदर को, वो खुशी से, वो नेचर से रिलेट कर रहे हैं अपनी मदर को कि मेरी मदर ठीक है, दुनिया से चली गई है, बट आज भी मेरे आसपास ही है, मैं उनको फील कर सकता हूँ, मैं उनकी हमिंग सुन सकता हूँ, मैं उनको स्मेल कर सकता हूँ। सो this way he is imagining his mother's presence. What impact does the title of the poem have on the overall mood of the poem? Title का क्या impact है poet की mood पे? The title creates a mood of sadness and longing. It prepares the reader for a poem filled with emotional memories and a deep sense of loss. As the poem unfolds, we understand that although the child cannot clearly remember his mother, he still feels her loving presence through nature. जब हम टाइटल पढ़ते हैं I cannot remember my mother, तो सच में एक सैडनेस वाली फीलिंग आती है कि ये कौन है जिसको अपनी मदर याद नहीं है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चा हो सकता है जिसने अपनी मदर को खो दिया है, हो सकता है बहुत छोटा हो जिसने अपनी मदर को उस टाइम खो दिया हो, तो वो याद भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पोएम हम पढ़ते हैं तो ठीक है उनको चेहरा याद नहीं है, बट स्टिल ही कैन फील हर इन ईच एंड एवरी नेचुरल थिंग, ईच एंड एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पोएम. The poet uses I cannot remember my mother as a refrain because why? It emphasizes the fading of physical memory while highlighting the lasting emotional connection the poet has with his mother. मतलब ठीक है कि physically she is not present, but एक जो bond होता है, जो emotional जो एक connection होता है, वो easily हम यहाँ पर feel कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, now next one is the poet uses symbolism to indicate the memory of his mother's presence. Identify the symbols used in the poem. कौन कौन से symbol use हुए हैं? Surely flowers symbolize purity, devotion and spiritual warmth. Sky symbolizes the vast, eternal and protective love of the mother. Fine, बहुत easy है. Okay, there is nothing difficult. चलिए आगे चलें. Read the extract given below and answer the questions that follow. Yes, this is very important thing. अभी आपके स्टैंजाज आएंगे, स्टैंजा में से आपको पोएटिक डिवाइस भी फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताने हैं और आपको समझना है कि पोएम में कौन क्या कह रहा है ना. सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. द पोएट इज, पहले पोएम पढ़ ले. I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of the play, a tune seems to hover over my playthings. Now we have questions related to these lines only. Okay. Complete the following sentence using appropriately. The poet is reminded of his mother during, कैसे इस stanza में कैसे याद कर रहा है कि खेलते खेलते, है ना, खेलते खेलते, तो जब वो खेल रहे हैं तब उनको अपनी मदर की याद आ रही है. What is the primary emotion conveyed by a line? A tune seems to hover over my playthings. It enhances the joy of play? नहीं. It disrupts the playtime atmosphere? Obviously not. It symbolizes the carefree nature of childhood? नहीं. It activates memories of the mother. So this will be our right answer. In the context of the poem, what role does the hovering tune play during the speaker's play time? मतलब पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि मदर का जो रोल है, मदर के जो हमिंग का जो रोल है ना, वो जो हारिंग टोन है उसका जो रोल है, वो स्पीकर के प्ले टाइम में कैसे, क्या उसका रोल रहा है ना.
अच्छा, इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर मैं यहीं पे बता देती हूँ बेटा, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसे रह गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि कैसे, क्या एन सॉरी, दिस इट्स आंसर विल बी एन इमोशनल एंड सेंसरी ट्रिगर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पोएम के कॉन्टेक्स्ट में जो हारिंग ट्यून है वो क्या रोल प्ले करती है स्पीकर के प्ले टाइम में। ठीक है, क्या रोल प्ले करती है? इट प्लेज एन इमोशनल एंड सेंसरी ट्रिगर। ओके राइट, ये लिख लेना, यहां लिख देती हूं मैं सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप। So sorry for that. Okay. चलिए डन, आगे चलते हैं। State whether the following sentence is true or false. The poet experiences the tune lingering over playtime things only occasionally during playtime. Is the sentence true or false? Obviously it is true. OMG. ठीक है, how could the poet feel his mother's presence even though she isn't there? मदर वहां पर नहीं है पर फिर भी पोएट उनकी प्रेजेंस को कैसे फील कर लेते हैं? द पोएट फील्स हिज मदर्स प्रेजेंस थ्रू पावरफुल सेंसरी मेमोरीज एंड इनवॉलंटरी नेचुरल ट्रिगर्स. Though she is physically absent and he cannot clearly remember her face, her essence returns to him through specific sights, sounds and smells. अच्छा, यहाँ पर ये एक लाइन, एक वर्ड मैंने यूज किया, इनवॉलंटरी नेचुरल ट्रिगर्स। क्या मतलब होता है इसका? मतलब वो कैसे अपनी मदर को याद कर पा रहे हैं, वो उन सेंसेस के थ्रू याद कर पा रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप से, मतलब वो अपने आप से वो चीजें काम कर रही हैं, है ना। तो कोई भी चीज होती है उससे वो अपने आप कोरिलेट हो जाती हैं, वो चीजें, वो इमोशन अपने आप आ जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी मदर की प्रेजेंस को फील करते हैं, राइट। I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. What does the poet suggest about the stillness of his mother's gaze spreading over the sky? It's A, B, C or D. The mother's gaze is physically present. The sky is a symbolic extension of mother's presence. The sky mirrors the mother's emotion. The stillness is fleeting and unrelated to the mother. ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. So this will be our right answer. ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये किया हुआ है आपके लिए, है ना. Okay. What emotion does the poet associate with the stillness of his mother's gaze? कौन सा इमोशन? सेंस ऑफ ग्रीफ? नहीं. सेंस ऑफ एंटिसिपेशन? नहीं. सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया? देखो नॉस्टैल्जिया तो पूरी पोएम की टोन ही है, ठीक है, लेकिन यहां से क्या है, सेंस ऑफ सेरेनिटी फील होती है, सेंस ऑफ सेरेनिटी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. State whether the following sentence is true or false. The poet suggests that the mother's gaze has a tangible. The poet suggests that the mother's gaze is a tangible and visual effect on the sky. नहीं, ये statement हमारी गलत हो जाएगी. What is the purpose of likening the mother's gaze to the sky? Purpose क्या है उसका? The poet likens her gaze to the sky to emphasize its vastness, calmness and permanence. It suggests that even though she is physically absent, her nurturing love and protective gaze surrounds him endlessly across the universe. ठीक है, वो physically present नहीं है but वो उनको देख रही है, उनका love, उनका प्यार पोएट के साथ है. Complete the sentence appropriately. The tone of the poet is given extract is, कैसी है tone? Peaceful and reflective. Why? Because he fondly associates his mother's memory with the calming, endless nature of the universe rather than expressing sorrow. मतलब दुख, एक तो वो दुख लेके बैठ जाए कि मेरी मदर अब
चली गई है तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो आइदर द पोएट कैन सिट एंड क्राई ओवर दैट सैडनेस, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं कि उन्होंने एक नेचर, देखो नेचर एंडलेस होता है, नेचर बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो नेचर से उसको कनेक्ट करके अब उन्होंने अपनी मदर को हमेशा के लिए अपने पास बना लिया है, अपने पास रख लिया है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज question answers. What is the emotional impact of the refrain, I cannot remember my mother? The refrain creates a strong feeling of sadness and longing. It shows that people cannot clearly remember his mother's face or presence because he was very young when she was gone. However, the repetition also highlights how deeply he still feels connected to her through small memories and experiences. Each time the line appears, it reminds the reader of the poet's loss while also showing that mother's love still lives in his heart. मतलब बार बार ये कहने से एक दुख तो होता है कि बहुत छोटी एज में उनकी मदर चली गई हैं, लेकिन जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो वो कनेक्शन, वो बॉन्ड भी फील होता है। Interpret the connection between the poet's mother and the following. Shirley Flowers और humming tune से मदर का कनेक्शन हमें बताना है। तो Shirley Flowers से कैसे? The fragrance of Shirley flowers in the autumn morning reminds the poet of his mother. Their gentle and pleasant scent symbolizes the warmth, purity and love associated with her memory. Humming tune से कैसे है? The humming tune reminds the poets of that lullaby his mother used to sing while rocking his cradle. Even though he cannot remember her clearly, the melody brings back feeling of comfort, care and affection. मतलब जो लोरी वो गा के उनको सुनाया करती थी, हालांकि उनको क्लियरली वो वर्ड्स वो याद नहीं है, लेकिन हाँ वो मेलोडी जो है वो उनको फिर से उसी कंफर्ट में, उसी बॉन्ड में वापस ले आती है। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमोरी ऑफ हिज मदर? तो नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऑब्वियसली नेचर से ही तो रिलेट किया है उन्होंने अपनी मदर की यादों को। Nature plays an important role in helping the poets remember his mother. Natural elements such as scent of Shirley flowers, the peaceful morning atmosphere and vast blue sky remind him of her presence. Though element symbolizes the love, calmness and warmth he associates with his mother, through nature the poet feels that his mother's memory surrounds him, making her presence feel gentle and everlasting. मतलब अपनी मदर की मेमोरीज को उन्होंने नेचर से रिलेट कर लिया है। अब उससे क्या है, पहली बात तो हर चीज़ में ऐसा लगता है कि जैसे उनकी माँ उनके साथ ही है, तो वो बॉन्ड जो है वो हमेशा के लिए बन गया है और एक एवरलास्टिंग प्रेजेंस जो है उनकी माँ की उनके साथ बनी हुई है। तो नेचर का तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पोएट्स परसेप्शन of the mother-child relationship? The poet sees the mother-child relationship as a deeply loving and lasting. Even though he cannot clearly remember his mother, small experiences still bring back feelings connected to her. हालांकि उनको याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों से वो memories जो है बार बार highlight हो जाती हैं. This shows that a mother's love remains strong even after she is gone. The poem suggests that the bond between a mother and child is emotional, comforting and permanent, and that memories of a mother continue to guide and protect the child, right? Next question is a long question which is very important, right? What is the central theme of the poem I cannot remember my mother? तो हमें central theme बतानी है। क्या है? The central theme of the poem I cannot remember my mother is the everlasting love between a mother and her child and the power of memories. In the poem, the poet says that he cannot clearly remember his mother because he lost her at a very young age. बहुत छोटी एज में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था. Although her face has faded
from his memory, her love and affection still remain alive in his heart. हालांकि उनकी जो मेमोरी जो फेस है वो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज में धुंधला पड़ गया है, लेकिन उनका जो प्यार है, जो अफेक्शन है, वो आज भी जिंदा है उनके दिल में. The poet feels emotionally connected to his mother through natural things like rainy evenings, stars in the sky, and soft song. These things remind him of her gentle care and presence. The poem also highlights the importance of childhood memories and emotional attachment. It shows that true love never disappears with time or distance. प्यार कभी भी दूरी होने से या देरी होने से खत्म नहीं होता है. The poet uses simple yet emotional language to express feelings of loneliness, remembrance, love and comfort. Nature plays an important role in bringing back memories of his mother and making him feel closer to her. Through his poem, Rabindranath Tagore beautifully conveys the idea that a mother's love is eternal. The poem teaches us that the memories of loved ones always stay with us and continue to guide and comfort us throughout life. So this way we have completed the poem with all the exercise and important questions. Thank you so much for watching. कैसी लगी explanation, कैसी लगी activity, कैसी लगी back exercise और questions के answers, कैसा रहा आपका experience about this one and about other chapters also. Please let me know through the comment section. बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, enjoy कीजिए. Like the video if you really liked it. Share with your friends. Do subscribe the channel and stay blessed. Thank you.